डियर स्टूडेंट्स एंड फिजिक्स लवर्स, दिस इज रितेश सिंह। पिछले लेक्चर 4, 5 और 6 में हम लोगों ने बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड स्टडी की थी। हम लोगों ने ये समझा था कि किसी चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। उसके बाद के लेक्चर्स मतलब 5 और 6 में हम लोगों ने देखा था कंटिन्यूअस बॉडीज़ के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी किसी पॉइंट पर क्या होता है। ठीक, तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे और वो न्यूमेरिकल्स आपके आज की क्लास के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो बोर्ड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10 के पावर -8 कूलम एंड -10 के पावर -8 कूलम रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B एंड C सोन इन फिगर। ये हमारा NCERT के एग्जाम्पल का एक प्रॉब्लम है और वो ऐसे गिवन है कि आपके पास एक चार्ज है, ये यहाँ पर एक चार्ज है और वो है +10 के पावर -8 कूलम और दूसरा चार्ज है -10 के पावर -8 कूलम। ठीक, इनके बीच का सेपरेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में और ये है 0.1 मीटर। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट A है जो मिडिल में एकदम है, एक पॉइंट इधर है, इसको उसमें नाम दिया गया है A, इसे नाम दिया गया है B और एक पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है ऐसे यहाँ पर C। इस A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ऐसी चीज पूछी गई है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई सबसे पहले इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो हमें ये डिस्टेंस पता करनी होगी। इसके मिडिल में A पॉइंट है, इन दोनों चार्ज के मिडिल में है तो ये डिस्टेंस इसका /2 होगा, मतलब 0.05 मीटर और ये भी आपके पास 0.05 मीटर हो। इस पॉइंट से ये डिस्टेंस भी आपको गिवन है 0.05 मीटर। यहां से ये जो डिस्टेंस गिवन है आपकी 0.1 मीटर और ये भी है 0.1 मीटर। तो अब देखो इस A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन दे रहे हैं। तो एक तो आपके पास 10 के पावर -8 कूलम ये चार्ज दे रहा है और एक ये देगा। ठीक है, इन दोनों चार्ज से इसकी डिस्टेंस सेम है, इन दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन बस चार्ज अपोजिट नेचर के हैं। तो अब ये बताओ कि अगर ये वाला चार्ज, इसको हमने नाम दे देते हैं, मान लो कि हमारे पास चार्ज Q1 है और इसको हम नाम दे देते हैं Q2। तो Q1 चार्ज की वजह से A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, E1 मान लो बोल देते हैं इस पर हम, और Q2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन पर आएगी, उसको भी हम, निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसको हमने नाम दे दिया E2। तो जाहिर सी बात है कि हम E1 और E2 कैलकुलेट करना होगा। तो अब देखिए E1 आपका क्या होगा, हम पॉइंट A पर पहले हम लिख लेते हैं पॉइंट A। पॉइंट A पर हम बात करेंगे E1। E1 क्या हो जाएगा, K कौन सा चार्ज है Q1 अपॉन हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 0.05 का स्क्वायर, R² होता है ये। ठीक है, तो K की वैल्यू 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर और Q1 क्या है 10 के पावर -8 कूलम डिवाइडेड बाई 0.05 ये मीटर है
इसका स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, जो ई आएगा हम देख लेंगे। इसी पॉइंट पर अगर हमें E2 पता करना है, क्योंकि E2 तो ये Q2 चार्ज की वजह से है, तो ये क्या हो जाएगा K Q2 अपॉन इसकी डिस्टेंस हमें पता है 0.05 का स्क्वायर, मीटर में ये भी है, तो इसको भी लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और ये आपके पास, अब देखो इसका मैग्नीट्यूड हम निगेटिव नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम निगेटिव चार्ज के वजह से इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर चुके हैं, तो हमें मालूम है कि E1 और E2 डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो सीधे सीधे हम लिख देंगे 10⁻⁸ कूलम डिवाइडेड बाई 0.05 मीटर इसका स्क्वायर। अब जो E1 आएगा E2 आ जाएगा, तो आप इस पॉइंट पर अगर हमें EA पता करना है तो EA आप क्या कर लोगे E1 प्लस E2। अब आप ये कैलकुलेट कर लेना कितना आता है, ये कैलकुलेट, दोनों मैग्नीट्यूड सेम आएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड EA जो होगा E1 और E2 के मैग्नीट्यूड का एडिशन हो जाएगा। अब इस B पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो ये Q1 चार्ज B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ठीक है। मान लो इसको भी हमने मान लिया ये E1 है हमारे पास, और ये Q2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी E2। तो अब इसको हमें क्या करना है, E1 और E2 कैलकुलेट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर E1 माइनस E2, हमें मालूम है कि E1 का मैग्नीट्यूड E2 से बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा? क्योंकि इस पॉइंट की डिस्टेंस, B पॉइंट की डिस्टेंस इस Q1 चार्ज से कम है और Q2 चार्ज से ज़्यादा डिस्टेंस होगा, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो अब हम लोग बात कर लेंगे पॉइंट B, मतलब एट पॉइंट B, इस पे भी हम लिख देते हैं एट पॉइंट A। तो एट पॉइंट B पर हम E1 की बात करेंगे ड्यू टू Q1 चार्ज, तो इस पर अगर देख लो तो K Q1 अपॉन इसकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बोला गया है कितना 0.05 मीटर इसका स्क्वायर। सब कुछ रख लेंगे, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। और Q1 हमारे पास है 10⁻⁸ कूलम डिवाइडेड बाई 0.05 मीटर का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, जो भी आ जाएगा आप लिख लेना E1 E2 देखोगे तो फिर से K Q2 अपॉन, अब इस Q2 चार्ज से इस B पॉइंट की डिस्टेंस देखो, यहाँ से इसकी डिस्टेंस 0.05 है और यहाँ से ये डिस्टेंस 0.1 है, तो ऐड कर दोगे तो 0.15 मीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये आपके पास हो जाएगा 0.15 मीटर इसका स्क्वायर। फिर से देख लो, वही लिख लो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इंटू 10⁻⁻8 कूलम डिवाइडेड बाई 0.15 मीटर का होल स्क्वायर। तो अब E1 और E2 कैलकुलेट कर लोगे तो EB क्या होगा, E1 का मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है कि ऊपर का जो न्यूमरेटर है सेम है, डिनोमिनेटर इसका कम है, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि E1 बड़ा होगा और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ज़्यादा होगी और इस चार्ज की वजह से इधर मैग्नीट्यूड कम होगा। तो EB इक्वल टू हम लिख लेंगे E1 माइनस E2 और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में। ये हमारे पास B से इस डायरेक्शन में इसका नेट रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। ये दोनों तो आसान थे। C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता करना है इन दोनों चार्ज की वजह से, तो अब ये बताओ, ये Q1 चार्ज इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देगा, इसको बोल दिया हमने मान लो E1, और माइनस ये Q2 चार्ज जो -10⁻⁹ कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर ऐसे बनाएगा E2, ठीक।
अब बेटा इन दोनों के कंपोनेंट्स हमें पता करने होंगे, क्योंकि पहले इन दोनों को ऐड करना है। इनके बीच का एंगल हमें पता है, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस 0.1 मीटर, ये भी 0.1 मीटर, ये भी 0.1 मीटर है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल 120 डिग्री होगा। तो ये एंगल आपके पास 60 डिग्री है। तो अगर आप इससे इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बना लोगे तो ये एंगल भी आपका 60 होगा और ये एंगल भी 60 होगा। अब इस E1 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर था तो ये तो इससे कंपनसेट हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। इस वेक्टर E1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, E1 cos थीटा, और इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो मैग्नीट्यूड E1 और E2 का तो सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा, या फिर इसे हम 2E2 cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो पहले हमें इस C पॉइंट पर इन चार्जेस की वजह से E1 और E2 कैलकुलेट करना है, और फिर उसका हम लोगों को एक कंपोनेंट ले लेना है इस डायरेक्शन में, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इस वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक इधर। ये वाला तो इससे कैंसिल हो गया, इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट इधर, ये एक डायरेक्शन में होगा तो ऐड कर लेंगे। तो हम लोग बात करना है एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी पर अगर हम E1 देखेंगे तो K Q1 अपॉन 0.1 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक। तो K है 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और Q1 है 10 के पावर -8 कूलम, ठीक है, और ये है 0.1 मीटर का होल स्क्वायर। अब आप कैलकुलेट कर लेना E1 कितना आएगा। फिर इसके बाद सेम ऐसे ही हमारे पास E2 भी होगा, K Q2 अपॉन 0.1 मीटर का होल स्क्वायर। ये भी आप ऐसे ही लिखोगे तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, E1 और E2 दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें सेम हैं, डायरेक्शन बस केवल इनकी अलग है। तो अब हम लोग E1 या फिर 2E1 cos थीटा सीधे सीधे लिख लेंगे, और ये क्या हो जाएगा EC। तो हमें E1 और E2 पता है, cos थीटा, तो E1 ये मालूम है। अब कैसे cos थीटा कैसे लिखेंगे, अगर देखो ये 60 डिग्री है तो यहाँ पर cos लेना है, cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 60 मालूम है हमें पास, तो ये हो जाएगा 2 इंटू E1 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग काम कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, और ये किसके बराबर आ जाएगा, E1 के बराबर ही मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, EC। तो C पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो बेसिकली इस चार्ज के वजह से जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है, या इस चार्ज के वजह से जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसी के बराबर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। मतलब यहाँ से एक पैरेलल लाइन बना लो, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के जो लाइन मिलाने वाली लाइन है इसके पैरेलल लाइन बनाओ, उस लाइन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों E1 E2 का एडिशन मिला, B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 का सब्ट्रैक्शन मिला, और C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, जो कि E2 और E1 मैग्नीट्यूड में बराबर थे, तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा मतलब 2E1 cos थीटा। तो ये क्वेश्चन भी आपका NCERT का ही है, और लेकिन ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 1.8, ठीक है। बोला गया है 2 पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकूलम एंड QB -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। What is the electric field at midpoint O of the line AB joining the two charges? ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो काम किया सेम वैसे ही बात यहाँ पर भी करनी है। अगली चीज़ क्या है कि इफ़ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 के पावर -9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। ठीक, तो आपके पास इसमें दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपके पास जो है कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक है 3 माइक्रोकूलम का और एक है -3 माइक्रोकूलम, और इसको नाम दे दिया है A और B, और इसके बीच का सेपरेशन भी क्वेश्चन में गिवन है
20 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि इसके मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी तो हम लोगों ने वही काम किया था, इसके मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए ये सेपरेशन पता है। इस चार्ज के वजह से, जो ए पर चार्ज है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर आएगी, उसको हम नाम दे देते हैं ई ए। तो बी चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बी पर जो चार्ज है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगी। मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी दोनों के बीच का सेम है, तो इसको हमने नाम दे दिया ई बी। तो ये पॉइंट आपका ओ है, तो इस ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ओ इक्वल टू, दोनों ई ए और ई बी सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा ई ए प्लस ई बी। सॉल्व कर लेंगे। ई ए क्या है, के क्यू वन आपके पास मान लो क्यू ए पॉइंट के चार्ज डिवाइड बाई ओ ए का स्क्वायर या ए ओ स्क्वायर, चलो कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, प्लस के क्यू बी पर जो चार्ज है उसका केवल मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ओ बी स्क्वायर। हम सारी वैल्यूज रख लेंगे, 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू क्यू ए है 3 इंटू 10 के पावर -6 डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 के पावर -2 मीटर इसका स्क्वायर, प्लस 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 के पावर -6, ये तो के की वैल्यू हो गई, ये क्यू की वैल्यू हो गई, डिवाइडेड बाई ये सेपरेशन आपके पास है वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 इंटू 10 के पावर -2 मीटर का स्क्वायर। ये सॉल्व कर लोगे तो ई ओ की वैल्यू मिल जाएगी। अब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आ गया है वो देख लो। अगला क्वेश्चन इसका बी पार्ट है, ये अभी ए पार्ट था आपका, इसका बी पार्ट आपसे ये कहा जा रहा है कि इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 के पावर -9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। तो अगर मान लो यहाँ पर एक क्यू चार्ज रख दिया गया है, क्यू नॉट, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो इस पॉइंट पर फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई ओ। वो पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ई नॉट हम यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर देंगे, और क्यू की वैल्यू हमें मालूम है 1.5 इंटू 10 के पावर -9 कूलम है, और ई की वैल्यू जो आएगी ये पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एफ पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन भी हम लोग का एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का ही है, और ये एक्सरसाइज नंबर है 1.14। इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि फिगर शोज द ट्रैक ऑफ 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस, विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, और ये ऐसे गिवन है आपके पास कि एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज गिवन है ऐसे, और यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर, इधर से इधर, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है। अब एक पार्टिकल है यहाँ पर जो यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर आके ऐसे चला गया। एक दूसरा पार्टिकल है, ये भी आया, थोड़ा सा ऐसे आया, और एक तीसरा पार्टिकल है, ये ऐसे चला और ये ऐसे आ गया। ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है और ये पार्टिकल 3 है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। बोला जा रहा है कि तीनों पार्टिकल पर चार्ज कौन कौन सा है। तो जाहिर सी बात है कि बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से चले हैं ऐसे, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब जो ये पहला पार्टिकल है ये नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल भी आपका नेगेटिव
चार्ज का पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल आपका पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है। ठीक, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन से चार्ज पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा है। तो चार्ज टू मास रेशियो क्या है, सबसे पहले ये देखो ना, आप ये बताओ कि अगर इन सारे पार्टिकल्स का मास m1 m2 m3 है और सबके चार्ज q1 q2 एंड q3 हैं, मान लो कि इस चार्ज पार्टिकल का मास है, पहले वाले चार्ज पार्टिकल का मास है m1 और उसके ऊपर चार्ज है q1, दूसरे चार्ज पार्टिकल का मास है m2 और चार्ज है q2, और तीसरे चार्ज पार्टिकल का मास है m3 और चार्ज है q3। अगर ऐसा है तो अब देखो कि कौन सा चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। तो अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करें तो कौन ज़्यादा डेविएट हुआ है, तो पहले हम इसके पैरेलल एक लाइन बना लें। ये एंगल बताता है कि इसका डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा है। तो ये लगभग दोनों बराबर का डिफ्लेक्शन हुआ है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसमें डिफ्लेक्शन इस पार्टिकल का ज़्यादा हुआ, ये यहीं से डेविएट होके इधर आ गया, तो इसका एंगल लगभग ये θ1 है, ये भी θ2 बोल दो, नियर अबाउट θ1 यहाँ पर इस डायग्राम में θ1 नियर अबाउट θ2 के बराबर है। ठीक, लेकिन ये जो हमारे पास है θ3, ये इन सब से क्या है, बड़ा है। तो डेविएशन या डिफ्लेक्शन थर्ड पार्टिकल का ज़्यादा हुआ है। थर्ड पार्टिकल का मतलब एक तरीके से डायरेक्शन में चेंज ज़्यादा आया है। जब डायरेक्शन में चेंज ज़्यादा आया है, इसका मतलब उसके पास एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तभी, क्योंकि उसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, क्योंकि इसका वेलोसिटी समय के साथ बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। इसकी वेलोसिटी में चेंज तो मैग्नीट्यूड तो वही है, लेकिन डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो एक तरीके से हम बात कर सकते हैं कि इस वाले तीसरे वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन a3 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, इसका एक्सेलरेशन a1 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि a3 ग्रेटर देन a2 और नियर अबाउट ये किसके है, a1 a2 लगभग सेम एंगल पर दिख रहे हैं, तो हमने बोल दिया कि ये दोनों बराबर हैं एक्सेलरेशन। तो a3 का एक्सेलरेशन ज़्यादा है क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन क्या ज़्यादा हुआ है। तो कोई भी पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा डेविएट होगा, इसका मतलब उसका अगर मूवमेंट मूव कर रही है और उसमें डेविएशन ज़्यादा होगा, तो हम ये बोलेंगे कि उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो अब एक्सेलरेशन कैसे पता करेंगे, तो अब ये बताओ एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या होता है, F/m। तो अब F इक्वल टू हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखें Q इंटू E/m। तो अगर हम A1 लिखेंगे तो Q1 F/m1 और A2 लिखेंगे Q1 इंटू E। अब देखो E में चेंज हम नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये E बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड की जो ये इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ये कांस्टेंट है। तो A2 इक्वल टू Q2 E/m2 और A3 इक्वल टू Q3 E/m3। और हमको मालूम है कि A3 ज़्यादा है तो सबका E सेम है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि Q3/m3, यहाँ पर हमने जो लिखा था ना, तो इसको हम यहीं लिखते हैं। तो A3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, Q3 E/m3, ये आपका ज़्यादा होगा किससे, Q2 E/m2, या ये नियर अबाउट बराबर होगा Q1 E/m1। तो अगर E सब में है, E हटा दोगे तो हम ये बोल सकते हैं कि Q3/m3 ग्रेटर देन Q2/m2 और ये नियर अबाउट Q1/m1। तो चार्ज टू मास रेशियो किसका ज़्यादा है, थर्ड वाले पार्टिकल का ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि विच एमंग द कर्व शोन इन द फिगर कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ABCDE 5 ऐसे सिस्टम बनाए हैं और ये चेक करना है कि कौन सा आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कर्व को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है या कौन सा आपको कर रहा है। तो अब पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसके ऊपर सरफेस पे ऐसे चार्जेज हैं, प्लस चार्ज है। अब सरफेस से जो चार्ज है
इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किसी भी सरफेस से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। एक चीज़, पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोग इस बात की चर्चा की थी कि जो हमारे पास सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो बनाते हैं वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अब देखो, क्या ये लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर है? क्या ये इसके परपेंडिकुलर है? ये एंगल 90 डिग्री है? क्या ये एंगल 90 डिग्री है? नहीं है। इसका मतलब कि हमारे पास ये एक रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, क्या होना चाहिए? तो हर जगह से ये 90 डिग्री लाइंस, इस पर हर सरफेस पे 90 डिग्री की लाइन आपको बनानी चाहिए। यहाँ से इस सरफेस पे 90 डिग्री की लाइन आपकी होनी चाहिए। यहाँ है तो ऐसे ये 90 डिग्री की लाइन अगर आप बनाते हो, सरफेस से 90 डिग्री की लाइन बाहर निकलती है, तो ये हमारे पास करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और अगर नहीं है तो फिर गलत है। तीसरा, दूसरे क्वेश्चन बी पे आते हैं। बी पर देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ऐसे सिस्टम बनाया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई गई हैं। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पे आती हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बाहर निकल रही है, निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही है, तो ये तो कॉम्बिनेशन सही है। लेकिन इस निगेटिव चार्ज से लाइन बाहर निकलने लगी, जबकि इसकी डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, ठीक, और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलनी चाहिए, लेकिन डायरेक्शन ऐसे है। इसका मतलब ये तो यहीं पर गलत हो गया। तो इसको सही कैसे किया जाए? अगर हम डायरेक्शन ऐसे बना दें तो ये क्या होगा, ये वाली चीज़ तो सही हो गई। अब पॉजिटिव के बीच में लाइंस, पॉजिटिव से पॉजिटिव पे नहीं, पॉजिटिव से लाइन बाहर निकलती है और दूसरे पॉजिटिव पे आती नहीं है, निगेटिव पे आएगी। इसका मतलब यहाँ पर गलत, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कौन सा चार्ज होना चाहिए, तो ये लाइन सही होगी। यहाँ पर निगेटिव चार्ज अगर हो जाए तो ये लाइन सही है। फिर तो निगेटिव चार्ज पर लाइट आ रही है, पॉजिटिव से बाहर निकल रही है। अब इस निगेटिव से क्या होना चाहिए, करेक्शन इसमें ऐसे कर दें, अगर इस तरीके से लाइन निगेटिव पर लाइन अंदर आती है और पॉजिटिव से बाहर निकलती है तो ऐसा हो जाएगा। अब ये करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने इसको तो करेक्ट किया है, जो क्वेश्चन में दिया था वो ऐसा नहीं था, तो ये हमारा ये भी सही नहीं है। ये सिस्टम देखिए, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही, इस पॉजिटिव चार्ज से भी बाहर निकल रही हैं, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज से जो इधर लाइन आई होगी और एक इधर आई होगी, आपस में कैंसिल हो गई होगी, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं दिख रहा है। ये लाइंस आपकी ऐसे गई होंगी और ऐसे इस तरह से बनी होंगी, लेकिन इसकी भी ऐसे होगी। तो एक ऐसी लाइन होगी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, एक ऐसा जोन है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी लगभग 0 के बराबर है। तो ये रीजन आपका है, तो ये वाला तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें देखो, पॉजिटिव से पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से लाइन एक पर टर्मिनेट हो रही है और एक पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर भी ऐसा नहीं होगा। इस पर देखो, यहाँ पर हमें चीज़ें थोड़ी सी दिख रही हैं कि जो ये एंगल है इस सरफेस से, ये सब 90 डिग्री तो दिख रहे हैं। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ लाइट जा रही है, निगेटिव की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये टर्मिनेट हो रही हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें तो ठीक ठाक दिख रही हैं, ठीक, और लगभग ये लाइंस परपेंडिकुलर भी दिख रही हैं। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसके बीच में हमारे पास क्लोज लाइन बनी हुई है। ये लाइन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लाइन है, तो क्लोज्ड लाइन का फॉर्मेशन चार्ज के वजह से नहीं होता है। हमारे पास जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है वो हमारी क्लोज्ड फॉर्म में होती है, ये क्लोज्ड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज में चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्लोज्ड लाइन नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो इसमें आपके पास कौन सा सही है, ये गलत हो गया, ये भी गलत है। केवल और केवल ये वाला आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है ये सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पलर का है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि a point positive charge is brought near an isolated conducting sphere as shown in the figure. The electric field is the best given by, ठीक, और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C एंड D। अब देखो, ये आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक। तो कंडक्टर अगर ये आपके पास है तो कंडक्टर में जो
उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम प्लेस कर देते हैं तो होता क्या, अगर एक पॉइंट चार्ज है तो इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये देखो इसमें बना हुआ है डायरेक्शन ऐसे, थोड़ा सा हम इसको बना देते हैं ये, और इस वाले में डायरेक्शन आपके पास क्यू चार्ज है और इसकी डायरेक्शन इधर बनाई गई है, हाँ ये ऐसे ही बनी है। इसमें आपके पास जो क्यू चार्ज है इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ, और ये डायरेक्शन आपकी है ऐसे, और यहाँ पर भी डायरेक्शन आपकी ऐसे बनी है। ठीक, अब इसको देखो भाई, अगर ये चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप रखोगे पॉजिटिव चार्ज, क्या करेगा, इस कंडक्टिंग स्फीयर के नेगेटिव चार्ज को इस सरफेस पर ला देगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ला देगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी जिसके वजह से यहाँ प्रोटॉन अधिक हो जाएंगे। मतलब ये आपका जो कंडक्टिंग आइसोलेटेड स्फीयर है उस पर बाई इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव यहाँ आ जाएंगे, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव इधर। यहाँ पर भी यही होगा, नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर। अब आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो भाई ये लाइंस तो परपेंडिकुलर हैं ही नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही हैं। इसके ऊपर अगर एंगल देखोगे तो इसका एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो सी तो पहले गलत हो गया। डी भी आप देखो, डी पर भी 90 डिग्री नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो भी लाइन है ये 90 डिग्री पर आके गिर रही हैं लगभग। ठीक, तो अब क्या है कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ ओरिजिनेट होंगी, तो ये तो बाहर की तरफ जा रही हैं, और ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं। तो ये तो कन्फिग्रेशन आपको ठीक दिख रहा है, इस पर चेक करो, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज पर आती है, एंड होती है, ये भी ठीक है। लेकिन इसको देखो, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बाहर निकलेगी। अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती, बाहर की तरफ एरो, मतलब ये भी ठीक होता, लेकिन ये वाला आपका क्या है, गलत हो गया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है। होना क्या चाहिए, इससे भी आपके पास ऐसे डायरेक्शन बाहर की तरफ बनना चाहिए जो इसमें बना हुआ है। ठीक, तो मेन चीज़ आपके पास ये और ये सही हो सकते थे, इसमें से बस केवल डायरेक्शन का बात थी। यहाँ पर ये दोनों गलत हो गए, क्यों, क्योंकि इन पर एंगल क्या है, 90 डिग्री नहीं है। तो फिर हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज -q इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। तो एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, उसके नज़दीक, मतलब एक प्लेट है, ऐसे हमारे पास प्लेट है, और इस प्लेट के नज़दीक हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज ले आ रहे हैं। तो मान लो इसके नज़दीक हम एक नेगेटिव चार्ज ले गए -q, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे डेवलप करनी है, ड्रॉ करनी है। तो इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, इस कंडक्टिंग शीट का जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो इस सरफेस पर खींच के लेके चलाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम बनानी है अभी इसकी नेगेटिव चार्ज के, इस चार्ज की वजह से, तो अब बताइए कैसे बनेगा ये लाइन। नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं, मतलब पॉजिटिव इधर से लाइन ऐसे आएगी इधर, और ये लाइन हमेशा परपेंडिकुलर ऐसे, यहाँ से भी बाहर निकलेगी परपेंडिकुलर इस तरीके से, यहाँ से भी बाहर निकलेगी, ये हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए ये। ठीक, और पॉजिटिव चार्ज से बाहर लाइन ऐसे आएगी। अब देखो ये हमारे पास बन गया। अब ये नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी थोड़ी सी यहाँ पर हो सकता है ज़्यादा होगी, इधर थोड़ी कम होगी। तो डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कुछ यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी। उसका रीज़न ये है कि ये नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट के नज़दीक है और इस
पॉइंट के दूर है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा रिपेल करेगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन को कम रिपेल करेगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हटा देगा, यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी थोड़ी सी वेरी करेगी। इस सरफेस पर इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा, यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी इसके नज़दीक और इधर थोड़ा कम होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इस वजह से अब देखोगे कि इस चार्ज का मतलब इस चार्ज का इस चार्ज से लिंक नहीं है। क्यों नहीं लिंक है? क्योंकि इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस चार्ज का इस चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे पास अंदर की तरफ ऐसे यूनिफॉर्म होगी। इसका इससे कोई मतलब नहीं कि इधर कितनी लाइन है और इधर कितनी लाइन है, इससे कोई मतलब नहीं होगा। ये इधर की लाइन इंडिपेंडेंट होगी इन सभी लाइंस के। तो ये तो आपके पास एक क्वेश्चन बोर्ड में ही आया हुआ है और इस पे बोला गया था कि एक कंडक्टिंग सीट है, उसके बगल में एक नेगेटिव चार्ज रख दो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी, तो वो ये है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर बी परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट ऑन इट। तो किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके परपेंडिकुलर क्यों होती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर बी परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट ऑन इट। तो मान लो कि आपके पास ये एक कंडक्टर है। अब अगर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर न बनाओ, अगर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर मान लो हम बनाते हैं, लेकिन अगर परपेंडिकुलर न हो के इस डायरेक्शन में हो, तो इस डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये नहीं, हम अभी परपेंडिकुलर नहीं बनाते हैं और तब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट तो इसका इधर बनेगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, तो इसका बोल दो एक E1 और ये बोल दो E2। तो E2 तो परपेंडिकुलर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस, अगर ये चार्ज है आपके पास, ये चार्ज कंडक्टर है और चार्ज इसका सरफेस पे है, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है चार्ज यहाँ पर। ठीक, तो इस पॉइंट पर अगर देखो तो इसके दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक E1 है और एक E2। तो E2 तो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। E1 क्या है, वो इस डायरेक्शन में है, इसके मतलब टेंजेंट की डायरेक्शन में है। तो इन चार्ज के ऊपर ये क्या करेगा, अपने डायरेक्शन में क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, जिसके वजह से ये चार्ज क्या होगा, मूव करने लगेगा। मतलब ये चार्ज अगर मूव करने लगा, ये चार्ज अगर मूव कर गया, तो इसका मतलब है कि हम लोग अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं हैं, हम बात करने लगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा जाए तो हमारे पास हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर निकलती है। जैसे यहाँ पर भी देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर है। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाती यहाँ पर भी, तो इसका एक कंपोनेंट ये होता, एक कंपोनेंट इसका इधर होता और एक कंपोनेंट इसका इधर होता, तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज इधर मूव करने लगता, मतलब सरफेस का चार्ज मूवेबल चार्ज हो जाता। और ये हम अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात नहीं करते, अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चला जाता है। तो हमेशा बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन यही होती है कि चार्ज हमेशा क्या हो, रेस्ट में रहे, रुके रहें, मतलब ऑन एवरेज चार्ज मूव न करें। ठीक है, इंटरनल हेजिटेशन जो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये सारी चीज़ें हैं, उनको अगर हम निगलेक्ट कर दें, क्योंकि इस सरफेस पर अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जितना इधर जा रहा है उतना ही इधर भी आ रहा होगा, तो वो नेट एवरेज जीरो है। वैसे यहाँ पर भी एवरेज जीरो होना चाहिए, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है तो उस केस में वो उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा और वहाँ पर एक करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब बात करते हैं तो वहाँ पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। तो अब हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, विच पाथ इज फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वाई। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी आया हुआ है और इसके पहले 1996 में ये क्वेश्चन आपका JEE
प्री और मेंस जब हुआ करता था तो उसमें भी आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन ऐसे है, आपके पास एक मेटेलिक स्फीयर है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऐसे बनी हुई है। पहली लाइंस तो ये ए है, दूसरी हमारे पास ऐसे लाइन है, तीसरी इस तरीके से लाइन है, और चौथी लाइन हमारे ऐसे है। ये लाइन्स है, ठीक। तो इस पर बोला जा रहा है कि कौन सी लाइन आपकी सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अब देखो, अगर ये आपका कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये चीज़ हम लोग अभी इसके बाद जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये सही नहीं है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखा जाए तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर नहीं है। ये परपेंडिकुलर तो है सरफेस पे, लेकिन ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर भी है, जो ये पॉसिबल नहीं है। ये परपेंडिकुलर भी नहीं है और ये अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो कर रहा है। यहाँ पर देखो, ये लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर भी है और जो बाहर निकले हुई परपेंडिकुलर है, और अंदर कोई लाइन नहीं शो किया जा रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है, तो यहाँ अंदर जीरो होने के लिए ये सारी की सारी लाइन यहाँ अंदर नहीं बननी चाहिए। तो ये हमारे पास कौन सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डी वाली जो है, ये एक करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक रिप्रेजेंटेशन है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक, व्हाई नॉट। मतलब सडन ब्रेक क्यों नहीं लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके बारे में बात करनी है। और दूसरा पार्ट इसका है कि एक्सप्लेन टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो पहली चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर बात करो कि सडन ब्रेक क्यों नहीं लेगा। जैसे मान लो कि आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और यहाँ से ब्रेक होके ऐसे बन गया, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते कैसे हैं? हम क्या करते हैं, कोई भी चार्ज आपके पास है, उस चार्ज के नज़दीक एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ देते हैं। मान लो Q, ये कैपिटल Q चार्ज है, यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज हमने छोड़ दिया। अब ये टेस्ट चार्ज जिस रास्ते को फॉलो करेगा, उसी रास्ते को हम उसी पर एक ग्राफ बनाते, उस लाइन ड्रॉ करते चलते हैं और उस पर हम बोलते हैं कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो जो चार्ज है वो चार्ज यहाँ से यहाँ पर डायरेक्टली जंप नहीं कर पाएगा। जंप करेगा तो उसके लिए भाई, जंप करेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स की ज़रूरत है। तो वो तो यहाँ पर जो नेट फोर्स या सारी चीज़ें करने वाला ये तो चार्ज है। तो अगर वो जंप करना है तो यहाँ पर क्यों नहीं जंप किया, वो जाके यहीं पर क्यों जंप किया? इसका कोई जवाब नहीं है कि यहाँ जंप नहीं करेगा, यहाँ पर जंप करेगा या फिर यहाँ जंप करेगा। ऐसा क्या है? कुछ नहीं है कोई, क्योंकि ये सारा सब कुछ सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर भी अगर जंप कर सकता है तो यहाँ भी कर सकता है, लेकिन केवल और केवल यहीं पर आके जंप करके ये इधर से इधर चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये तो रहा कि भाई जंप नहीं करेगा, एक कंटिन्यूअस चलता जाएगा और ये लाइन कंटिन्यूअसली बनती जाएगी, ठीक। दूसरी चीज़ है कि आपने ये बात सीखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो उसके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। या उस पॉइंट पर आप अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, ठीक। तो अब चलो, अगर आपके पास यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी, इस पर टेंजेंट बना दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। यहाँ पर एक ही टेंजेंट बना सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट पर भी तो हम देखें कि इस पॉइंट पर चार्ज अगर आया तो इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा या इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो आपको मालूम है कि एक पॉइंट पर हम इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स बना सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में हम एक पॉइंट पर टेंजेंट, इनफाइनाइट टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर टेंजेंट इनफाइनाइट बन सकते हैं। मतलब एक इधर भी डायरेक्शन है, इधर भी डायरेक्शन है, इधर भी डायरेक्शन है, इधर भी है, इधर भी है, इधर सब जगहों पर
इसकी डायरेक्शन है। इसका मतलब ये पॉइंट चार्ज यहाँ से इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, इधर हर जगह पर ये चार्ज जा सकता था। तो वो पर्टिकुलरली यहाँ से यहीं क्यों जाएगा? कोई जवाब हमारे पास इसका नहीं है कि अगर ऐसी लाइन बनी है तो ये चार्ज जंप करके यहाँ क्यों चला गया, यहाँ क्यों नहीं चला गया। अगर इसके अगल बगल सब आइडेंटिकल सिस्टम है तो वो तो किसी में भी कहीं पर भी जा सकता है, मतलब सारे रास्ते एक समान हैं। जब सारे रास्ते एक समान हैं तो फिर क्या होगा, उस समय वो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जा सकता। मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि वो इसी पर जाएगा। हो सकता है अगर ये वाला रास्ता कुछ अजीब होता, कुछ नया होता, कुछ अलग होता बाकी सबसे, तो हम ये कह सकते थे कि चलो ठीक है वो उधर चला जाएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पर देखो तो उसका पूरा एनवायरनमेंट आइडेंटिकल है, मतलब पूरा सब कुछ सिमेट्रिकल है, तो वो इधर भी जाने की अपॉर्चुनिटी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो केवल ये क्यों रास्ता लेगा, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। मतलब ऐसा पॉसिबल होता तो हम इसका जवाब देते, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस रास्ते पर जाने के लिए हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि क्यों जाएगा वो। ठीक, तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से डायरेक्ट जंप नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कंटिन्यूअस लाइंस होती हैं। दूसरा आपके पास है, इसका एक पार्ट तो ये हो गया कि कंटिन्यूअस होती हैं कि नहीं होती हैं, तो होती हैं। और क्यों कंटिन्यूअस नहीं होती, अगर कंटिन्यूअस ब्रेक मतलब एक तरीके से देखा है तो एक बीच में मतलब ब्रेक क्यों नहीं होती लाइंस, तो उसका जवाब ये है। अब दूसरा पार्ट आपके पास है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हमने पढ़ाया था तो वहाँ भी बताया था, एक फिर से बता देते हैं कि अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो इस पॉइंट पर हमारे पास इस पर एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन बन जाएगी। एक टेंजेंट इधर बन जाएगा, एक टेंजेंट इधर। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन बनेगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है ये बोल रहे हैं, तो इससे अगर इसको एक्सप्लेन करो तो इस पॉइंट पर तो इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स बनेंगे और एक पॉइंट पर इनफाइनाइटली मेनी फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो जिसकी वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो इनफाइनाइट डायरेक्शन है, इसलिए ये लाइंस कंटिन्यूअस होंगी। और इसको हम बोलते हैं कि इस पॉइंट पर एक से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इधर E1 इधर E2, तो एक पॉइंट पर एक से अधिक लाइंस नहीं बन सकती, इसलिए आपस में लाइंस आप कट नहीं करेंगे। इसका दूसरा सोचने का तरीका ये था कि हम इस पोर्शन को ढक लें अगर, तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। कन्वर्ज कब होंगी, जब यहाँ पर माइनस चार्ज होगा। इधर की लाइंस क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। अगर हम इसको ढक लें तो ये लाइंस क्या हो रही हैं, डाइवर्ज। मतलब यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एक ही पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज और उसी पर पॉजिटिव चार्ज होना पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे आ गए, जो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को टच भी नहीं करती हैं। देखो इस पॉइंट पर अगर टच कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग कहेंगे सर इस पर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन बना सकते हैं। एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा और इधर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक, तो अब उस वाले कंसेप्ट से तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में टच नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम ये कंसेप्ट देखें, इसको कवर करो, ढक लो पूरा, तो ये कन्वर्जिंग लाइन है और कन्वर्जिंग लाइन का मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज है। इसको ढक लो तो ये डाइवर्जिंग लाइन है, डाइवर्जिंग लाइन का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो एक पॉइंट पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए ऐसी भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग फिर से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जो है 2-3 क्वेश्चन लगातार कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 के। इसको भी डिस्कस थोड़ा करते हैं। और क्वेश्चन 1 जो आपका ऑब्जेक्टिव 1 का ये दिया गया है कि फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फिगर सजेस्ट दैट। ऐसे हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन जो अभी आपने देखा भी, ये ऐसे क्वेश्चन था। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपके पास C है और ये B है, AC
बी और सी। अब 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए क्या है? ई ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी। बी ऑप्शन जो है ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी। सी ऑप्शन जो है ई ए इक्वल टू ई सी ग्रेटर देन ई बी। और डी ऑप्शन जो है ई ए इक्वल टू ई सी लेस देन। कि क्या है इस पॉइंट पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हम लोग को याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो अगर हम उसकी इंटेंसिटी पता करनी है, उस पर उसका मैग्नीट्यूड पता करना है, तो उस केस में हम लोग वहाँ पर एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लो, यहाँ पर ले लो और यहाँ पर भी ले लो और इस पॉइंट पर भी ले लो। यहाँ से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, जितनी यहाँ से पास हो रही हैं उतनी यहाँ से भी पास हो रही हैं। इसका मतलब है कि ए और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम है, तो ई ए इक्वल टू ई सी तो होगा। लेकिन बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही पास हो रही है, एक इधर चली गई एक इधर चली गई, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास हो रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी कम है। तो यहाँ पर बोला गया ई ए ग्रेटर दैन ई बी ग्रेटर दैन ई सी, नहीं, ई ए और ई सी बराबर है और वो ई बी से बड़े हैं, तो ई ए इक्वल टू ई बी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ई ए इक्वल टू ई सी ग्रेटर दैन, ये आपका ऑप्शन सही है। और ई ए इक्वल टू ई सी लेस देन ई बी, नहीं, ये भी गलत है। तो अब अगला क्वेश्चन आपका जो है, पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ नियर बाई पॉइंट, उसके नज़दीक के पॉइंट पर बात की जा रही है कि विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, विल डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव, मे इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, मे डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव। तो अब चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव तो बताया है कि जिस पॉइंट चार्ज को हम ले आ रहे हैं ऑप्शन में उस चार्ज के बारे में तो बताया है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नहीं बताया गया है कि वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से। चलो ठीक है, तो हम दोनों चीज़ें ऐसे बनाते हैं। मान लो आपके पास ये यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इसमें ऐसे है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को ले आओगे नज़दीक, यहाँ पर ले आओगे, पॉजिटिव चार्ज को ले आओगे, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगी, एक तरीके से अब रिपेल करेगी। तो उसके नियर बाई पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को क्या कर सकता है भाई, अगर मान लो इधर इसकी भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, तो इस पॉइंट पर इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, तो देखो इस पॉइंट पर तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया, इंक्रीज किया, और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इसकी डायरेक्शन ये थी, लेकिन इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन तो नेट डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन ये, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इस पॉइंट पर डिक्रीज हो गई, यहाँ भी डिक्रीज हुआ। ठीक, अब अगर हम इस पर ले आएँ, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले आए, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो अब देखो इस डायरेक्शन में वैल्यू इंक्रीज करेगा, इधर डिक्रीज करेगा, मतलब अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, बी पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पहला वाला तो ऑप्शन ए है, वो बोल रहा है कि विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। तो भाई चार्ज पॉजिटिव तो ले आए, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज कर गया ए पर और इस पॉइंट पर डिक्रीज कर गया, तो विल इंक्रीज नहीं, इंक्रीज कर भी सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक, दूसरा है कि डिक्रीज इफ द चार्ज इज निगेटिव। भाई अगर निगेटिव चार्ज ले आओगे, चलो मान लो कि हमने यहीं पर एक निगेटिव चार्ज ले आए, तो निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऐसे है, तो ये अपोजिट है, तो यहाँ पर तो डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अगर ये इसका बी है और ये ए है, तो अब बी पर क्या कर गया,
इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर गया और ए पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब कि उसके नियर बाई पॉइंट्स पर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है। तो अब इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, ए नहीं होगा, विल इंक्रीज, केवल इंक्रीज की बात किया गया। विल डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव, चार्ज नेगेटिव होने पर भी इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है और चार्ज पॉजिटिव होने पर भी इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। ठीक, तो मे इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, बात सही है कि भाई इंक्रीज कर सकता है नियर बाई पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पे इंक्रीज करेगा, इस पे डिक्रीज करेगा। ठीक, मे डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव, अब चार्ज नेगेटिव है तो इस पॉइंट पर इंक्रीज कर गया, इस पॉइंट पर डिक्रीज कर गया। तो हमारे पास जो ऑप्शन है सी एंड डी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन है और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब मल्टीपल 1 और मोर करेक्ट ऑप्शन इसमें होते हैं। ठीक, तो अब इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी एंड डी, मे इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। उसका दूसरा भी बोल सकते हैं, ऐसे बोले मे डिक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, ये भी करेक्ट है। मे इंक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव, ये भी करेक्ट है। मे डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव, ये भी, मतलब चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी ले आओगे तो वहां पर उसके नियर बाई पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया, ये भी ऑब्जेक्टिव 2 का ही क्वेश्चन है और कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का ही है। अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसमें प्रोटॉन को भी प्लेस किया गया है और इलेक्ट्रॉन को भी प्लेस किया गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इसके 4 ऑप्शंस लिखे गए हैं। एक पहला ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F इक्वल टू Q इंटू ई के बराबर होता है, ये तो बात सही है। लेकिन अगर प्रोटॉन है तो ये F हमारे पास Fp इक्वल टू, प्रोटॉन के लिए हम E लिखते हैं और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो E है, वो ये है। तो प्रोटॉन पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो माइनस E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे, इसका मतलब कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज सेम होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रिक वो फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स की डायरेक्शन आपस में अपोजिट होगी। तो पहला है द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। अब फोर्स की बात कर रहा है तो फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर दोनों के दो इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल, हाँ ये सही है। तीसरा है देयर एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल। अब एक्सेलरेशन की बात आती है तो आपको पता है a इक्वल टू एफ बाई एम, तो अब अगर हम AP की बात करें तो FP अपॉन MP और AE की बात करें तो FE अपॉन ME बोलना पड़ेगा। ठीक, तो FP मैग्नीट्यूड तो FP और FE सेम है, लेकिन मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। तो अब बताओ किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, जिस पर मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, मतलब AP आपका लेस देन AE। अगर F आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो उस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन विल बी लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी बराबर नहीं है और डायरेक्शन भी, जाहिर सी बात है कि जब फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो अलग अलग होगी। वहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन डायरेक्शन अलग अलग थी। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली F अपान M है, तो M आपका अलग है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है वो इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन से बहुत ही कम होगा। तो तीसरा क्वेश्चन पार्ट जो है देयर एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल, नहीं। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, ये भी नहीं है। तो आपके पास केवल और केवल इसमें B पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 चार्जेस ईच इक्वल टू Q आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड A, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4th कॉर्नर। ठीक है, तो आपके पास ऐसे एक स्क्वायर है, ये क्वेश्चन भी आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का ही क्वेश्चन एक है,
और ये आपको देखो कि स्क्वायर है, इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज है, और तीनों के तीनों कॉर्नर, मान लो ए है, ये बी है और ये सी, और ये आपका कॉर्नर है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज क्यू है, इस पर भी क्यू है, इस पर भी चार्ज क्यू है, इसकी साइड जो है ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो बोला जा रहा है कि इन तीनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर चार्ज कितना होगा। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस हमारे पास है और किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करनी है। तो अब ये Q चार्ज जो ए पॉइंट पर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं EA। ये जो चार्ज है इसका भी डिस्टेंस यहाँ से सेम है, तो ये इधर बनाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, तो इसको हम नाम दे देते हैं EC। और ये चार्ज जो है B चार्ज, इसकी डिस्टेंस यहाँ से आपको दिख भी रही है कि ज़्यादा है, तो ये जो है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा इससे कम होगा, और इसको हमने बोल दिया EB, क्योंकि B पॉइंट का चार्ज है, ये ऐसे बनाएगा। अब इस पॉइंट पर जो चार्ज होगा ED, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ED इक्वल टू EA प्लस EC प्लस EB। ठीक, तो अब थोड़ा सा डायरेक्शन के साथ साथ काम करते हैं। ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है, अगर इसको मिलाएंगे तो ये 45 डिग्री होगा। अगर ये ए है तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस डायरेक्शन को बता दो कितना होगा। ये लेंथ कितनी होगी, ये होगी a√2। ठीक, तो EA हम K लिखते हैं, चार्ज आपका क्या है Q डिवाइडेड बाई R, ये A की वजह से, तो इसकी डिस्टेंस क्या है A है, तो A²। और ये किस डायरेक्शन में है, हम इसी पर ये बोल देते हैं, ये x एक्सिस है, इसे हम बोल देते हैं y एक्सिस है, xy प्लेन में। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी x एक्सिस की, तो इसको हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे i कैप प्लस EC क्या होगा K Q अपॉन, ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी है A, तो A²। ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में है तो i के बाद फिर ये j कैप प्लस EB, इस B चार्ज के B पर जो चार्ज है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा K Q अपॉन a√2 का स्क्वायर। और ये देखो इसमें ये कौन सी डायरेक्शन, इससे 45 डिग्री उधर है, इसका मतलब कि इसके दो कंपोनेंट हैं, तो EB cos 45 और साइन, क्योंकि इस डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग cos 45 I प्लस साइन 45 J ऐसा बोल सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने सबसे पहले वाले क्लास में भी लिखना सीखा था कि अगर ये वेक्टर ऐसे है, मान लो कि हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पर कोई एक वेक्टर है a, और इस वेक्टर का एंगल ये थीटा है, तो इस वेक्टर a को हम ऐसे लिखते हैं a इक्वल टू, a का मैग्नीट्यूड जो भी होगा, हम मान लो कि a का मैग्नीट्यूड ये है, तो a, इसका एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट y डायरेक्शन में, तो a cos थीटा i प्लस साइन थीटा j, क्योंकि इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट a साइन थीटा है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ये a cos थीटा होगा और ये होगा a साइन थीटा। तो हम इस a को इसका x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट, तो कंपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंगल मालूम हो गया 45 डिग्री, तो ऐसे लिख लिया, तो यहाँ से हो जाएगा k Q बाई a² I प्लस k Q बाई a² j प्लस k Q अपॉन 2a², और यहाँ से cos 45 डिग्री की वैल्यू 1 और sin 45 डिग्री की वैल्यू, मतलब cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 45 की वैल्यू भी 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/√2 I प्लस 1/√2 j। ठीक, तो यहाँ से इन चीज़ों को इधर लेके चले आओ,
तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और आप यहाँ पे देखो आई है, तो इसमें हम लोग के क्यूब आई इतना, तो यहाँ से आ गया तो 1 प्लस इसमें क्या आ जाएगा, के क्यूब आई ए स्क्वायर अगर है तो ये आ जाएगा 1/2√2। ऐसे के क्यू अपान ए स्क्वायर, देखो के क्यू अपान ए स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1, और यहाँ पर के क्यू अपान ए स्क्वायर, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2√2 ये हो गया आई, प्लस ऐसे जे में देखो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ भी आएगा 1 प्लस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो 1/2 बचा, तो 1/2√2 बचेगा, और ये आपके आ जाएगा जे। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो और यहाँ से इस पॉइंट पर डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा वो हम लोग यहाँ से देख लेंगे। अब के की वैल्यू लिख लेंगे, क्यू की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, ए गिवन है, और इसको सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम उलसीएम लेके देख लो, तो आई और जे के फॉर्म में ही मिलना है, क्योंकि इसका और इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा और ये इधर जाओगे, तो आई और जे के फॉर्म में ही रिजल्टेंट आपको मिलना है। तो ये आपका हो गया कि इस पॉइंट पर मल्टीपल चार्जेस के वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोगों ने बात कर ली। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। मान लो कि आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसको बनाने के लिए हमने क्या किया कि एक प्लेट लिया है, ये इस तरह से 2 प्लेट, और इस पर चार्ज पॉजिटिव हमने रख लिया, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और यहाँ यूनिफॉर्म निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर इस डायरेक्शन में होगी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ को हमने बात कर ली कि ये पूरी लेंथ हमारी है कैपिटल एल। अब यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसे आया इस पॉइंट पर, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर है, वो बोल दिया हमने v0। ठीक, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने के बाद ये डायरेक्शन फॉलो कर लेगा। अगर ये प्रोटॉन होता तो इसकी डायरेक्शन इधर होती। तो क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा वैसा हम देख लेंगे। तो अब आपसे ये पूछा जाता है कि इस पॉइंट पर एंट्री करने के बाद अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट से बाहर निकल रहा है तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब ये पूछा जाता है। ठीक, और उसके साथ साथ आपसे ये पूछा जाता है कि इसका डेविएशन कितना हुआ है, वो एंगल भी बताओ। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक, तो अब ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंट्री किया और मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपके। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ही हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये जाएगा। तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, जिसके वजह से ये इधर मूव कर रहा है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एंट्री किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 एक्स एक्सिस के डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ये तो हमेशा फिक्स रहेगी। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है। तो जब फोर्स नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में चेंज होने वाली नहीं है। वाई डायरेक्शन में फोर्स है, एक्सेलरेशन है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में चेंज होगी। इस पॉइंट पर जैसे ही यहाँ पर एंट्री किया था x इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू मान लो l है, तो x इज इक्वल टू 0 पे जैसे ही पार्टिकल एंट्री किया था तो इसकी वेलोसिटी तो केवल और केवल x डायरेक्शन में ही है। लेकिन इस पॉइंट पर आने पर इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में भी है और y डायरेक्शन में भी है। इस पॉइंट पर आओ तो इसकी वेलोसिटी तो x डायरेक्शन में वही है v0
लेकिन y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v0 है और यहाँ और बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास है, इसको अगर हम बात करें तो vy है किसी भी पॉइंट, किसी भी टाइम पर। ठीक, तो अब vy की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी ये पता करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि यहाँ पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट जैसे ये एग्जिट कर रहा है तो उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी जो vy है वो कितना होगा, और vx तो हमको मालूम है कि v0 है। ठीक, तो अब ये बताओ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक x = 0 से x = l डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल कितना टाइम लेगा, अगर हमें इसकी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है तो, और वो कांस्टेंट है, तो उस केस में आपके पास v0 = क्या हो जाएगा, l/t। तो t = l/v0, मतलब इतने टाइम में पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने टाइम में इस वेलोसिटी से चलेगा पार्टिकल तो वो यहाँ पहुँच जाएगा और y डायरेक्शन में ऊपर जाएगा और ये यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। ठीक, तो ये सब आपकी चीज़ें हो गई टी में। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ux जो vx है इस पॉइंट पर किसके बराबर है, v0 के बराबर। vy किसके बराबर है, 0 है। ठीक, अब अगर हम y डायरेक्शन में इतने टाइम के बाद अगर हम वेलोसिटी पता करें तो vy आपका हम कब पता करें, एट टाइम t पर, एट t पर पता करें तो vy = क्या होगा, v = u + at। तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 है तो वो क्या हो जाएगा, a × t। तो अब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है ये देखना चाहिए। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में अगर हमें पता करना है तो अब बताओ कि इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है, F = Q × E। चार्ज हमारे पास E है और इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो F = E × E। तो F = ये किसके बराबर होता है, m × a के बराबर। तो अगर हम a की बात करें तो ये हो जाएगा E/m, और m क्या, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, E/me × t। और t कितना है भाई, इस पॉइंट पर हमें ना, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, जितने डिस्टेंस, जितने टाइम में पार्टिकल जितना डिस्प्लेसमेंट x ट्रेवल करेगा उतना ही कुछ ना कुछ, उतने टाइम में कुछ ना कुछ y में भी गया होगा। क्यों? क्योंकि y में इसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, पहले 0 है, फिर थोड़ी बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, और इस पॉइंट पर इतनी हो गई। लेकिन x डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज नहीं है। तो जितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा वो हमने निकाला l/v0, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी फिक्स थी, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं था, कोई फोर्स नहीं लग रहा था। तो ये टी मालूम हो गया कि पार्टिकल अगर एक्स डायरेक्शन में ही केवल चलेगा तो कितने टाइम में बाहर निकल जाएगा। जितने टाइम में पार्टिकल एल डिस्टेंस चलेगा उतने में ही कुछ ना कुछ वाई में भी चल के वो यहाँ पहुँच गया होगा और वो इसके बाद अब बाहर निकलने वाला होगा। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब हम इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है और t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी की बात करें तो vy एट टाइम t = a × t। a क्या है, E/me, और टाइम t क्या है, l/v0। तो em ये E कैपिटल E ये इंटू l/me v0। तो ये आपके पास vy हो गया और इस पॉइंट पर vx क्या है, vx में कहीं कोई चेंज नहीं है, v0 है। तो अब अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई यहाँ पर कितना डेविएशन हो गया, इसका पार्टिकल कितना डेविएट कर गया, कितना एंगल डेविएट कर गया, तो भाई ये डेविएशन आप देखो ना कि इतना ही तो आया है और कितने में, इतना x चला और इतने में ये आया। तो अगर हम देखें x एक्सिस में डायरेक्शन, अगर हमें बेसिकली ये वाला एंगल पता करना है, अगर ये एंगल थीटा है और इसमें ये हमारा वेलोसिटी vx है, तो ये एंगल थीटा देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एंगल
ऑफ डेविएशन, उसका अगर हम tan थीटा देख लें तो क्या हो जाएगा, वी वाई बाई वी एक्स, और वी वाई अपना कितना है, ई एल अपॉन एम ई वी नॉट, और बाई वी एक्स करना है तो वी एक्स करोगे तो वी एक्स की वैल्यू वी नॉट ही है, तो वी नॉट स्क्वायर tan थीटा, तो थीटा यहाँ से जो होगा वो आ जाएगा tan इनवर्स ई एल अपॉन एम ई वी नॉट का स्क्वायर। तो एक चीज़ तो आपसे पूछा जाता है कि कितना डेविएशन हो गया, तो ये आप ऐसे बता सकते हो। दूसरी चीज़ आपसे ये पूछेगा कि भाई जब पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल रहा होगा तो उस टाइम पर उसमें में ये कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ होगा एक्स ये वाई में, तो ये हमारे पास पता करना है। तो भाई जाहिर सी बात है कि हमें वाई पता करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, 0 है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी हमको पता है, टाइम भी पता है, तो हम लोग सारा काम कर सकते हैं। कोई भी एक फार्मूला लगा लें, s = ut + ½ at² वाला भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं v² = u² + 2as वाला भी। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, फाइनल भी पता है, तो कोई एक लगा लेते हैं। तो y = ux मतलब uyt, तो uy आपका देखो यहाँ पर हमने, हाँ ठीक है, तो ये देखो y = इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो इसका मतलब u जो आप लिखते हो उसकी 0 है, और ये क्या हो जाएगा, ½ at², सीधे सीधे ये बचेगा। तो इस टी टाइम क्या है, L/v0, इतने टाइम में ये कितना ऊपर जाएगा उसको कर दो 1/2। a की जगह पर फिर से हम वही वैल्यू रखेंगे, a = क्या है, E/me, तो ये E/me, और t क्या है, L, तो L² v0 का स्क्वायर, तो 1/2 L² me v0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ वाई डायरेक्शन में। तो इस पर इस तरह के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिक इस क्वेश्चन का जो थीम है वो यही है कि एक चार्ज पार्टिकल आपके पास आ रहा है, इस पॉइंट पर एंट्री कर रहा है, और यहाँ से अभी इसका एंगल 0 है, ठीक। और जैसे ही ये एंट्री करेगा वो इसके बाद अब डिफ्लेक्ट होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो ऐसे बाहर निकलता, ठीक है। अब हो सकता है उसका पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन के वजह से इसका एक्सेलरेशन थोड़ा बहुत चेंज होगा, इसका पाथ और ये पाथ सेम नहीं होगा। तो अब मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव टाइप जो इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिट्रॉन है, अगर वो आ रहा है तो वो इसी तरीके से इधर से निकल जाएगा। तो इस पॉइंट पर एग्जिट करने के बाद इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, एक्स में तो फिक्स होगी। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई फोर्स, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है आपकी v0 है, वो फिक्स रहेगी। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी, तो वाई डायरेक्शन का इनिशियल में जब पहले यहाँ पर एंट्री किया था तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी थी, 0 थी। और जब ये यहाँ से बाहर निकल रहा है तो वाई डायरेक्शन की इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था, ठीक। तो अब वाई डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ उसकी वेलोसिटी, तो हमको ये बात पता है, v = u + at। उस फॉर्मूले को देखेंगे तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में अगर 0 है और यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी, इसको vy हमने बोला, और इसका एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन = मास, ये फोर्स अपान उसका मास, a = F/m। तो F क्या है, Q × E। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास, इसका चार्ज है E, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E/me। तो ये हम लोग सारी चीज़ पुट कर देते हैं तो AT आता है, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसको पुट कर लेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, ठीक। और इसकी जो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमारा v0 ही है। तो कितना एंगल डेविएट हो गया, कितना डेविएट हो गया। पहले ऐसे जा रहा था, अब यहाँ से जब बाहर निकला है तो पार्टिकल इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है। देखो पहले आ रहा था इस एक्सिस पर, तो इसका इस लाइन के साथ एंगल 0 था,
अब इसका एंगल ये हो गया, क्योंकि जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी x में भी है, y में है, तो जाहिर सी बात है कि अब ये इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ से इतने एंगल से बाहर निकलेगा। तो ये एंगल कितना हो गया, पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो सीधे चला जाता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इस रास्ते को फॉलो कर रहा है। तो ये एंगल कितना है, इस एंगल को पता करना है कि कितना एंगल डेविएट हो गया। जाहिर सी बात है कि हमने Vy निकाल लिया था, Vx पता कर लिया, तो tan थीटा इज इक्वल टू Vy/Vx, तो Vy/Vx करके हम लोगों ने ये वैल्यू देख ली, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स करके ये बात कर ली। तो कितना एंगल का डेविएशन हुआ। दूसरी चीज़ आपसे पूछी जाती है कि कितना डिस्टेंस ये y में ट्रेवल कर गया। तो y का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ut प्लस हाफ at², तो u आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये तो 0 ही है, और आपके पास हाफ at², तो a आपका e/me और l² जो है वो क्या है, l/v0, तो ये l²/v0², और y इज इक्वल टू हाफ l²/me v0²। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन, अभी 2-3 क्वेश्चन हम इसमें स्लाइड पे लगा देते हैं, आप उसको देखिएगा, सॉल्व करिएगा। और अगली क्लास जो होगी हमारी वो भी न्यूमेरिकल की ही होगी, लेकिन वो न्यूमेरिकल आपके जेईई मेंस एडवांस से रिलेटेड होंगे। और अगर बोर्ड के बच्चे भी अगर उसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करें। बहुत ऐसा नहीं है कि जेईई मेंस एडवांस की प्रॉब्लम बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ नहीं है, कंसेप्ट आपको पता है तो सारे क्वेश्चंस आपको ईजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।